सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 4 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, करीब करीब 20 नंबर का वेटेज मिलेगा ये आपको 100 में से, यानी कि इग्नोर मारने लायक है ही नहीं। आप लोग लॉ में पूरा कोर्स पढ़ के जाओगे ना, मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ आपको, पेपर के लेवल्स जो हैं वो बना दिए हैं सुपर। प्लस ये ऐसा पेपर है जिसमें आपके पास में एमसीक्यू वाले ऑप्शंस नहीं है, इसमें अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसमें अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लिख लिख के समझाना पड़ेगा। समझना एक बात होती है, समझ में तो दिमाग है जिसमें थोड़ा बहुत भी वो समझ लेगा, लेकिन सर उसको याद रख के लीगल भाषा में कीवर्ड्स के साथ में कंसेप्ट को समझाना, कीवर्ड्स कवर करना, केस लॉस को कवर करना, दिमाग लगाना सिचुएशन में कौन सा लगेगा, सर डिफरेंशिएट करना कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एंड इंश्योरेंस, इन सब में। ठीक है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस कब पूरा हुआ, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये लॉ का पेपर की खूबसूरती है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो लॉ से पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, वो बच ही नहीं सकता। चाहे वो करंट सिनेरियो में इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो, वो नहीं बच सकता। किसी आदमी को कोई कंपनी रजिस्टर करानी हो तो आपके पास में आएगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कोई एलएलपी बनवानी हो तो अंडर एलएलपी एक्ट 2008 आपके पास में आएगा, या किसी कंपनी सेक्रेटरी या किसी लॉयर के पास में जाएगा। सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ही आते हैं लोग। ठीक है, कंपनी बना दो, पार्टनरशिप बनवा दो, तो अब आप समझदार होगे तो उस कंपनी के आदमी से एमओए एओए बहुत अच्छे से समझ के उसका ड्राफ्ट करोगे, ताकि आगे उसको तकलीफ नहीं हो। इनकम टैक्स में रिटर्न्स भरना होगा तो इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, कोई फैक्ट्री से रिलेटेड कोई बात पूछने या कोई कंसल्टेशन करने आएगा आपके पास में, फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एक सीए का लॉ से पाला पड़ेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट में घुसते हैं तो सर वहां पर कितने सारे कैपिटल मार्केट के जो लॉज हैं, सेबी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको पढ़ने रहेंगे। तो लॉ से तो पाला बेटा छूट सकता नहीं है। तुमने जो कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स चुना है ना, उसमें बेहतर है इससे दोस्ती कर लो। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अभी तक अपन ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है किससे रिलेट करता है? सर इट इज एन एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इट इज एन एक्ट विच इज पर्टेनिंग टू सेलिंग एंड परचेजिंग या बाइंग ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, सेलिंग एंड परचेजिंग, यानी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स। नाउ व्हाट डज गुड्स मोटा मोटा मीन्स? मोटा मोटा मीन्स, एक ब्रॉड गाइडलाइन बोलूं तो, मूवेबल आइटम्स को हम गुड्स बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव किए जा सकते हैं, उनको हम गुड्स बोलते हैं। जैसे कि सर टेबल हो गया, चेयर हो गया। ठीक है, ये मूवेबल आइटम्स होते हैं या नहीं होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। यस सर। सर कोई भी क्रॉप जो कि मतलब दाल वगैरह तैयार कर ली, सर वो हो गई। सर मशीनरी हो गई जो जमीन से नहीं जुड़ी हुई है, जो बिल्कुल कहीं से एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखी जा सकती है। यस सर। कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, मूवेबल आइटम्स। यस सर। तो सर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स मींस, दैट मींस मोटा मोटा मूवेबल आइटम्स। गुड्स की पूरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे बाद में, बट एक बार समझना होना। तो सर मूवेबल आइटम्स को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ अ मूवेबल आइटम और गुड्स, दैट विल बी कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या ये बेसिक थ्योरी समझ में आ गई आपको? यस सर, बहुत बेसिक है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं उन्हें करने चाहिए, जैसे कि सुहान गोयल हो गया, मीत हो गया, महक हो गई, इन लोग को करने चाहिए। नेक्स्ट, तो सर अब सर ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। किस लिए? फॉर सेलिंग, it is a contract for selling and purchasing of goods between these two parties। तो सर क्या इस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे क्या? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना सेलिंग और परचेजिंग का। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के
प्रोविजंस तो अप्लाई होंगे ही होंगे। कैसे? कि सर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स को नहीं बनाना है खरीदने और बेचने का, गुड्स खरीदने और बेचने का एग्रीमेंट। इस तरीके से जो रूल अपन ने पढ़े हैं फॉर्मेशन से लेके डिस्चार्ज तक के, वो सारे के सारे इस पे अप्लाई होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। क्लियर? यस सर। एडिशनली पहले क्या था, देखो ये चार्ट को देखो सर, है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही प्रोविजंस हुआ करते थे कोई चीज को खरीदने और बेचने, मूवेबल आइटम्स को, गुड्स को खरीदने और बेचने के जो प्रोविजंस हुआ करते थे, दोज वर कंटेन्ड अंडर सेक्शन 76 to 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। यहीं पर आ जाते थे, क्योंकि बन तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहा था ना सेलिंग और परचेजिंग के लिए। जैसे जैसे बाद में देखा कि ये तो अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बनती जा रही है, वैसे क्या किया सर, इन सेक्शंस को हटा दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से रिपील कर दिया और एक नया एक्ट बनाया। कब बनाया सर? 1930 में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाम दिया। ठीक है, नहीं तो ये प्रोविजंस कहां पर थे सर? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे। क्यों थे? क्योंकि सर ये परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही तो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पापा एक्ट कौन सा हो गया सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, और उसी में से जन्म लिया बच्चा एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने। यस सर। सिमिलर कहानी हुई थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की भी। ये तो जब पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप की सिमिलर कहानी क्या हुई कि सर पार्टनरशिप भी तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स वो आपस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। तो सर ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यस सर। तो पहले इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ हुआ करते थे कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही हुआ करते थे। लेकिन जब देखा ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड फील्ड बनती जा रही है, तो वहां से इसके प्रोविजंस हटाए और एक नया एक्ट बना दिया 1932 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, बात समझ में आई? कहानी बैकग्राउंड कैसे काम कर रहा है? यस सर। तो सर अब मैं सेल ऑफ गुड्स मतलब इस ट्रांजैक्शन की बात करूं कि सर सेल ऑफ गुड्स का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पे दो एक्ट तो लगेंगे ही लगेंगे। पहला तो हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि बन क्या रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे उस ट्रांजैक्शन पे, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे उस ट्रांजैक्शन पे। दोनों के प्रोविजंस लग जाएंगे उस ट्रांजैक्शन पे। इज इट क्लियर? यस सर, दोनों के प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन सर अब एक बात बताओ, क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए, और उसी सिचुएशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल रहा है नहीं नहीं, राइट वाले रास्ते पे जाना चाहिए, ये करना चाहिए आपको। तो सर अब दोनों एक्ट्स के बीच में फाइटिंग हो गई। सर अप्लाई तो दोनों एक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन एक एक्ट बोल रहा है कि लेफ्ट जाओ ऐसी सिचुएशन में, दूसरा एक्ट बोल रहा हो कि राइट जाओ ऐसी सिचुएशन में। फिर हमारी तो माइंड बॉगलिंग सिचुएशन हो गई, हम इसकी बात माने या इसकी बात माने? हम इसकी बात माने या इसकी बात माने? बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? यदि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है ऐसी सिचुएशन में लेफ्ट का रास्ता लो, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कह रहा है राइट का रास्ता लो, तो फिर हम क्या करें? हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि दोनों एक्ट अप्लाई करते हैं। बताओ क्या तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मीत बाबा बोलो। सर अगर सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई होगा ना। सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात मानी जाएगी। मीत बाबा ऐसा बोल रहे हैं, कितने जने मानते हैं कि ये सही लॉजिक बोल रहे हैं, और कितने जने मानते हैं कि नहीं सर अदरवाइज भी हो सकता है? चलो एक सिमिलर एग्जांपल लेता हूं। आप लोग में से काफी जनों के फ्रेंड ने साइंस ऑप्ट किया होगा, साइंस प्लस बायो। ठीक है, वो क्या बनेंगे आगे जाके? डॉक्टर्स बनेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स बनेंगे। तो एक तो होता है नॉर्मल फिजिशियन। नॉर्मल फिजिशियन छोटा मोटा खांसी जुकाम हो गया, आप चले जाते हो नॉर्मल फिजिशियन के पास में और दिखा लेते हो। डॉक्टर ये भी है। ठीक है, छोटी मोटी हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, यही सॉल्व कर देगा। लेकिन सर जब हार्ट की बड़ी बीमारी हो जाती है, तो क्या हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं या नहीं जाते हैं, जो कि उस हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है? जाते हैं ना? सर वही पता लगेगा वो स्पेशलिस्ट है। तो सर
जब कभी भी किसी चीज पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज अवेलेबल है तो वो प्रिवेल करेगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि सर जब कभी भी एक ही सिचुएशन पे दो एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, और बहुत जगह मिलेंगे आपको एक ही सिचुएशन में अलग अलग एक्ट्स की अलग अलग धाराएं अप्लाई करती हुई मिल जाएगी, लेकिन सर उनमें यदि कभी डिसकंसोनेंस हो जाता है, फाइटिंग हो जाती है, ये कह रहा है लेफ्ट जाओ, ये कह रहा है राइट जाओ, तो सर उस चीज का जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसकी बात मानी जाएगी। यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस बने ही किस लिए? सर सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस पे अप्लाई होने के लिए। यस सर। तो सर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट वुड प्रिवेल ओवर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी इसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात फाइनल मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? कार्डियोलॉजिस्ट से याद रह जाएगा, नॉर्मल डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, ठीक है, याद रख लेना। चलिए ये भी हो गया। निकला कहां से? सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकला है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस होंगे, लेकिन फाइटिंग के केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस वुड प्रिवेल। अच्छा, अब थोड़े टाइम पहले क्या होता था, आप लोग को ध्यान है अभी ये जब मोदी सरकार की पिछली वाली जो टर्म थी 2014 से 2019 के बीच में, तो पहले क्या है, जम्मू एंड कश्मीर और इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दिया गया था। स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370 या 371 ऐसा कुछ था, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया के बहुत सारे लॉज इन वाले स्टेट पे लगता ही नहीं थे, ठीक है। सर अब वो स्पेशल स्टेटस तो विड्रॉ कर लिया गया था इन लोग से, ठीक है। तो जब स्पेशल स्टेटस विड्रॉ कर लिया गया, तो सर अब ऑलमोस्ट सारे एक्ट along with sale of goods act applies to whole of India, ठीक है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये हटा दिया है एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वगैरह, ठीक है। अपने को क्या याद रखना है, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पहले कहाँ हुआ करता था सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये प्रोविजन ही डील कर लेते थे। फिर अच्छा, अब सर एक वापस बात आ जाए, सर किस पे अप्लाई होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की? सर गुड्स से रिलेटेड सेलिंग और परचेजिंग, गुड्स मतलब मूवेबल आइटम्स, ठीक है। अब मान लो मीत और नीव आपस में एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसमें मीत जो है वो नीव को एक है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है, जैसे कोई फ्लैट हो गया या फिर कोई प्लॉट हो गया, ऐसी कोई चीज बेच रहा है। तो क्या इस पे सोगा के प्रोविजंस अप्लाई होंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के? नहीं सर, सोगा के प्रोविजंस इस पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो सर दिस एक्ट डील्स विद ऑल द सेल ऑफ गुड्स बट डज नॉट डील विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, सर सेल ऑफ सर्विस। सर गुड्स के साथ में सर्विस भी तो होती है। यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस बेच रहा है, या कोई आपसे सर्विस, आप किसी से सर्विस खरीद रहे हो, क्या उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे? नहीं सर, उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। किसी गुड्स को आप प्लेज कर रहे हो, प्लेज कर रहे हो यानी कि गिरवी रख रहे हो, तो क्या वहां पर सेल हो रहा है क्या? नहीं सर, तो वहां पर सोगा के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। मॉर्गेज कर रहे हो प्रॉपर्टी को, सर प्रॉपर्टी में तो मतलब एक तरीके से बोलूं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जब उसके खरीद फरोख्त में नहीं लगती तो उसके मॉर्गेज पे क्या ही लगेगी, वही गिरवी रखना। बार्टर ऑफ गुड्स, देखो एक तो ट्रांजैक्शन होता है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी कार दी और मिस्टर वाई ने उसके बदले में 5 लाख रुपए दिए। सर यहां गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम मनी, विटामिन एम, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। लेकिन कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसपे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी कार दी और मिस्टर वाई ने वापस मिस्टर एक्स को उसके बदले में अपने एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर दे दिया, तो सर यहां पर गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम गुड्स, द गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम गुड्स। Are the goods getting exchanged for some money? No. The goods are getting exchanged for some goods. यानी कि ये क्या हो गया, ये बार्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है? पुराने जमाने में जब करेंसीज नहीं हुआ करती थी तो बार्टर सिस्टम लगता था, नहीं कि मैं 1 किलो चावल दूंगा तो 2 किलो गुड़ दे देना, ऐसे ही चलता था सारा मामला। यस सर। सर तो ये जो बार्टर वाले जो ट्रांजैक्शंस है ना, इन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है। भले ही गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं गुड्स के लिए, इन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए जरूरी बात क्या है, दैट गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर सम मनी,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ट्रांजैक्शंस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये तो था पहला जिसपे सोगा लगता है, बार्टर जिसपे सोगा नहीं लगता है। अब है ना दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनाता हूं पॉइंट नंबर 3 में। क्या सर? एक्स ने दी वाई को अपनी कार यानी कि गुड्स, और बदले में वाई ने इसको क्या दिया? एक तो अपना स्कूटर दे दिया, प्लस 2 लाख रुपए और दे दिए पैसे के फॉर्म में। सर ध्यान से सुनना, इधर से इधर जा रहे हैं गुड्स, इधर से इधर जा रहे हैं गुड्स प्लस मनी। अब ऐसे ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स अप्लाई होगा क्या? सर हमको क्या चाहिए? गुड्स और मनी का एक्सचेंज। वो यहां पर मिल गया अपने को या नहीं मिल गया? मिल गया ना? जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई। तो सर इस ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई? तीनों में कैसे डिफरेंशिएटर करना, तीनों में कैसे डिफरेंशिएट करना। गुड्स गेटिंग एक्सचेंज फॉर मनी सोगा अप्लाई हो जाएगा। गुड्स गेटिंग एक्सचेंज फॉर गुड्स बार्टर सिस्टम सोगा अप्लाई नहीं होगा। गुड्स गेटिंग एक्सचेंज फॉर मनी प्लस गुड्स, हमें जो चाहिए था वो तो मिल ही गया, तो हम तो अप्लाई कर देंगे इस पे। ठीक है? क्या सर्विसेज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, उस पे सोगा अप्लाई होगा क्या? नहीं सर, सर्विसेज पे नहीं होगा। कोई चीज गिरवी रखी जा रही है, उस पे अप्लाई होगा? नहीं सर, उस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? चलिए, क्या इतनी बातें बेसिकली आपको समझ में आ गई सेल ऑफ गुड्स एक्ट की? यस। और ये लास्ट लाइन क्या बोलती है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी अप्लाई करते हैं जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं उनपे, लेकिन सर तब तक अब ही अप्लाई करेंगे जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ में, यानी उनसे मैच नहीं कर रहे हैं। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग बात बोल रहा है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग बात बोल रहा है, सर हम तो इसी की सुनेंगे, उसकी बात सुनना छोड़ देंगे। ठीक है? ये बातें हैं सर। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर अपने को डेफिनेशन देखनी चालू करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिस बनाएंगी आपके पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। डेफिनेशंस को हल्के में मत लेना, ये काम आएंगी आगे, ठेठ तक काम आएंगी। बायर एंड सेलर कौन होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड्स और टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स अगेन ऑफ 3 टाइप्स, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? डिलीवरी का क्या मतलब होता है और डिलीवरी किस किस तरीके से करी जा सकती है, ये सब की डेफिनेशंस। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा हुआ है ना। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये पढ़ा हुआ है, याद करो, आ जाएगा। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स का क्या मतलब होता है, इंसॉल्वेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। प्राइस का, कीमत का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब होता है। ऊपर की सारी 6-7 डेफिनेशंस इन 2 लाइनों में काम आ जाएंगी, क्योंकि देखो इसमें बायर की डेफिनेशन आ जाए, बायर का यूज हो गया, सेलर का यूज हो गया, पहली डेफिनेशन बायर और सेलर। ठीक है? नाउ गुड्स की डेफिनेशन काम आ जाएगी इस वाली डेफिनेशन में। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर, ये ऊपर एक मतलब ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है, प्रॉपर्टी बोला था ना, प्रॉपर्टी, ये देखो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सर, और क्या है, टू अ बायर फॉर अ प्राइस, प्राइस की डेफिनेशन, यानी ऊपर सेलर, बायर, गुड्स, प्रॉपर्टी, प्राइस, ये सब अपने को डेफिनेशन जो ऊपर पढ़ी है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में काम आएंगी। फिर हम चालू करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है? सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस, बहुत सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इजी है, फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कुछ विशेष प्रॉब्लमेटिक नहीं आएगा। ठीक है? कल से चालू करेंगे इसको। अब मुझे ये बताओ कल का टाइम क्या रखना है?